नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। पहली खबर में सैफ अली खान के घर हुई वारदात से जुड़े 8 किरदार आपको दिखाएंगे। साथ ही इस घटना से जुड़े 8 बड़े खुलासे आपके सामने करेंगे। सैफ ऑटो में बैठकर लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। ऑटो में उनके साथ और कौन था? आज खुद भारत की बात में सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला ऑटो ड्राइवर ये गवाही देगा। दिल्ली के चुनावी रण में फ्री वाले वादों की सेल लगी है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की चाल चल रही है। जनता को किसकी रेवड़ी मीठी लगेगी, इस पर भी होगी बात। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर हुई वारदात की करेंगे, जिसमें आज हम 8 बड़े खुलासे करने वाले हैं। ये 8 खुलासे 8 किरदारों के इर्द गिर्द सिमटे हैं। ये किरदार है हमलावर, चाकू, 2 सीसीटीवी वीडियो, मेड, सिक्योरिटी गार्ड, बिल्डिंग, ठेकेदार और इनसाइडर। सैफ अली खान के घर 15 जनवरी की रात क्या हुआ, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने मामले से पर्दा उठाने के लिए 35 टीमों का गठन किया है। इसमें 20 लोकल और 15 क्राइम ब्रांच की टीम शामिल है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले पुलिस एक संदिग्ध आरोपी को बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ हो रही है पुलिस द्वारा। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिसका जिक्र हमने किया। एक संदिग्ध को लेकर पुलिस थाने पहुंची है और यहां इससे पूछताछ हो रही है। लेकिन मामले में अब भी कई सवाल हैं, कई पेच बाकी हैं जो इस मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा रहे हैं। लेकिन इन 8 किरदारों को लेकर साजिश और सस्पेंस की कौन सी थ्योरी सामने आ रही है, आगे एक एक कर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात उस चाकू की कर लेते हैं जिससे सैफ अली खान पर हमला किया गया। चाकू के टूटे हुए टुकड़े की एक तस्वीर सामने आई। सैफ अली खान की सर्जरी के बाद उनकी पीठ में घुसे चाकू के 2.5 इंच के इस टुकड़े को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने जब चाकू से सैफ अली खान पर एक के बाद एक 6 वार किए तो हाथापाई के दौरान चाकू का एक टुकड़ा उनकी पीठ में फंस गया, जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी कर बाहर निकाला। डॉक्टरों की माने तो चाकू ने सैफ की पीठ में जिस जगह पर घाव किया, अगर उससे थोड़ा भी इधर या उधर होता तो बड़ा खतरा हो सकता था। इस बीच सैफ अली खान घायल हालत में अस्पताल कैसे और किसके साथ पहुंचे, इसको लेकर अब तक कई तरह की थ्योरी सामने आ रही थी। लेकिन लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन उत्तमानी की माने तो सैफ ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे। ऑटो में उनके साथ मेड और तैमूर भी थे। सैफ के बेटे इब्राहिम और उनकी बहन के पति कुणाल खेमू बाद में अस्पताल पहुँचे थे। वो बाहर तक गेट के बाहर आए वो। अच्छा। ऑटो अंदर नहीं गया, गेट के अंदर नहीं गया। हाँ। गेट बिल्डिंग के बाहर ही आया। हाँ। तो बैठे हैं, उसके बाद मैं लेके आया हूँ। बोलो चलो फटाफट चलो। बोला कौन सा हॉस्पिटल? एक साहब और भी था पीछे, तो शायद वो पीछे से आए होंगे उनके सदन वाले, जो कि खाली एक बच्चा था। हाँ। एक उनके साथ में कोई था। उनको 3 जन को मैं लेके आया। कहाँ कहाँ उनको उनसे ब्लड आ रहा था? उनके हाथ पे उनके पूरा सब दिखने के गर्दन से ज़्यादा ही आ रहा था। जब जो उतरे तो पीठ से भी काफ़ी दिख रहा था। ये पूरा रेड यानी कि सब लाल ही लाल था, यानी कि खून लग रहा था कि ब्लड ही ब्लड है सब। क्योंकि वाइट कुर्ता था, वाइट ही शर्ट था उनका, पूरा वाइट में ही थे वो। हाँ। तो पूरा सब खून ही खून दिख रहा था। तो एक सस्पेंस होता कि कितना जख्म लगा है शायद। हाँ। उनके साथ जो ऑटो में थे कितने लोग थे, कितने बड़े थे? एक बच्चा था और एक उनके एज क्या बता दूं, वो यानी कि 50 से ऊपर ही होगा, जो साथ में गए होंगे। तो 50 से ऊपर ही होगा उनका। आप जरा दिखा सकते हैं इस ऑटो में? मान लीजिए सैफ वहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ सैफ बैठे थे? सैफ यहाँ बैठे थे। हाँ। बच्चा यहाँ बैठे थे, उनके साथ में इधर बैठे थे। अच्छा। हाँ, जो साथ में थे, जो 50-60। तो सैफ यहाँ पर टेका लगा के इधर बैठ के आराम से बैठे थे। अच्छा। हाँ। डॉक्टरों के मुताबिक सैफ खुद चलकर अस्पताल के अंदर आए और एनेस्थीसिया देने तक डॉक्टरों से बातचीत करते रहे। वो अपने बच्चों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। सैफ अली खान पर हमले के मामले में शुक्रवार को एक और सीसीटीवी वीडियो की एंट्री हो गई। इस नए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध आरोपी सीढ़ियों के रास्ते बिल्डिंग में ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी पीठ पर बैग लदा है और उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है।
इस नए सीसीटीवी के सामने आने के बाद सैफ अली खान के घर हुई वारदात का रहस्य और ज्यादा गहरा गया है। 2 सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग में 55 मिनट वाला जो गैप है, उसके बीच ही वारदात की कहानी छिपी हुई है। नए सीसीटीवी फुटेज में रात के 1:37 से लेकर 1:38 तक का वक्त दिखाई दे रहा है। इस दौरान संदिग्ध शख्स बिल्डिंग में सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ रहा है। उसने अपना चेहरा कपड़े से कवर कर रखा है और पीठ पर बैग लटकाया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसके पैरों में चप्पल या जूते नहीं है। ये नंगे पैर दबे पांव के साथ बिना शोर किए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इससे पहले गुरुवार को जो सीसीटीवी वीडियो आया था वो रात 2:33 का था। इसमें यही शख्स बिल्डिंग से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में उसका चेहरा खुला है और उसके पैरों में जूते हैं, यानी वो आया नंगे पैर था, लेकिन जब बिल्डिंग से निकला तो उसके पैरों में जूते थे। सवाल ये है कि इस 56 मिनट के भीतर क्या हुआ। ये भी हो सकता है कि वो जूते अपने बैग में छिपाकर लाया हो और बिल्डिंग में चढ़ते समय जूते का शोर ना हो, इसलिए जूते ना पहने हो, लेकिन भागते समय वो जूते पहने हुए सीढ़ियों से उतरता नजर आया। तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस मामले में कोई सुराग हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस को शक है कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो सैफ अली खान के घर और बिल्डिंग से पूरी तरह वाकिफ था। इसीलिए शक की सुई सैफ के घर काम करने वाले मजदूरों की तरफ भी घूम रही थी। ये मजदूर फर्श पॉलिशिंग का काम कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि जो शख्स बिल्डिंग में दाखिल हुआ वो अंदर आते और बाहर जाते वक्त कैमरे की नजर से बच कैसे गया। सतगुरु शरण नाम की इस बिल्डिंग में कई सवालों के जवाब छिपे हैं। हमलावर बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा? बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा या नहीं देखा? क्या बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले किसी शख्स ने हमलावर की मदद की? क्या हमलावर बिल्डिंग के नक्शे और लेआउट से परिचित था? वो बिल्डिंग में आते जाते वक्त कैमरे की नजर से कैसे बचा? बांद्रा पुलिस इन सवालों के इर्द गिर्द अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने सैफ के घर की छत पर कुछ दिन पहले फर्श का काम कर रहे 2 व्यक्तियों से पूछताछ की है। पुलिस जांच में जुटी है कि काम करने वाले व्यक्तियों का घटना से कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को शक है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स इमारत के लेआउट से अच्छी तरह वाकिफ था। क्योंकि एफआईआर के मुताबिक सैफ की मेड ने पुलिस को बताया है कि हमलावर जे के कमरे तक पहुंच गया था। ऐसे में ये कैसे संभव है कि कोई हमलावर किसी अनजान बिल्डिंग में घुसे और सीधे बच्चों के कमरे तक पहुंच जाए? आशंका है कि हमलावर की बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले किसी व्यक्ति ने मदद की होगी, उसे बिल्डिंग के बारे में जानकारी मुहैया कराई होगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने 11वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए शाफ्ट और लिफ्ट का इस्तेमाल किया, जहां पे सैफ का परिवार रहता था। ऐसा लगता है कि हमलावर को पहले से ही सैफ के घर की जानकारी थी। पुलिस ने सैफ के घर काम करने वाले कारपेंटर से भी पूछताछ की है। अब लोग आए हैं तो बात हुई है, तो फिर जब से मेरे आदमी को सुबह 4:30 बजे से अंदर लिए हुए हैं पूछताछ के लिए। आज 4:30 बजे इनको अंदर ले जाया गया? आज नहीं, जिस दिन ये केस हुआ है उसके सुबह में जो हुआ है उसी दिन। मतलब 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया आपके पति अंदर ही? सूत्रों ने दावा किया है कि संदिग्ध को आखिरी बार इमारत की 6ठी मंजिल पर भागते समय देखा गया था, लेकिन बिल्डिंग में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय लॉबी के सीसीटीवी कैमरों में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि संदिग्ध ने 6ठी मंजिल पर उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, जहां वो अपने फ्लैट के बाहर एक रेजिडेंट्स की तरफ से लगाए गए कैमरे की नजर में आया। 6ठी मंजिल के बाद संदिग्ध को कहीं नहीं देखा गया, ना ही उसे इमारत की मेन गेट से बाहर निकलते देखा गया। पुलिस अधिकारियों को शक है कि संदिग्ध इमारत से बाहर निकलने के लिए उसने एक बार फिर शाफ्ट का इस्तेमाल किया और बिल्डिंग के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया, जो कैमरे के दायरे से बाहर था। ऐसे में बिल्डिंग की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक आशीष सेलार कह रहे हैं कि बॉलीवुड वालों डरना मना है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। फिल्म की भाषा में कहना है तो डरना मना है। आप सबकी चिंता
ये हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन शासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने कई सवाल अब भी खड़े हैं। इन सवालों के जवाब में ही वारदात की मिस्ट्री उलझी है। सैफ अली खान के साथ साथ बांद्रा में रहने वाले बाकी बॉलीवुड स्टार्स की सुरक्षा पर भी आज बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। खबर आई कि बांद्रा में शाहरुख खान के बंगले मन्नत में किसी अज्ञात शख्स ने घुसने की कोशिश की थी। 2 से 3 दिन पहले एक अज्ञात शख्स बंगले की दीवार पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। शाहरुख के घर घुसने वाले अज्ञात शख्स का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। हालांकि जाल लगा होने की वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हो पाया। पुलिस को शक है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला और शाहरुख खान के घर घुसपैठ की कोशिश करने वाला शख्स एक ही हो सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है और इस पर जांच जारी है। मुंबई का पॉश इलाका बांद्रा पिछले कुछ समय से कई वारदातों का गवाह बन चुका है। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर, अब सैफ अली खान पर हमला और शाहरुख खान के बंगले में घुसपैठ की कोशिश। ऐसे में जब तक सैफ का हमलावर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा, तब तक फिल्मी सितारों के बीच दहशत का माहौल बना रहेगा। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ देर पहले कहा है कि पुलिस मामले की जल्द सुलझा लेगी। आइए बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड के बाद बात राजनीति की कर लेते हैं, जहां दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में भी जनता के लिए मुफ्त वाली कई रेवड़ियों की घोषणा की गई है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी भी मुफ्त वाले मॉडल के सहारे जनता को साधने की कोशिश कर रही है। व्यंग के तौर पर लोग इसे दिल्ली में राजनीतिक दलों की तरफ से लगाई गई मुफ्त के वादों वाली सेल बता रहे हैं। इसीलिए हमने इससे जुड़ा एक पोस्टर भी आपके लिए तैयार किया है। इस सियासी सेल में बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, गैस सिलेंडर है और महिलाओं के लिए तो बम्पर स्कीम का ऐलान है। पहले बात बीजेपी के पिटारे से संकल्प पत्र की शक्ल में निकली योजनाओं की करते हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि चुनाव जीतने पर बीजेपी महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। यानी बीजेपी भी उसी पिच पर खड़ी नजर आ रही है जिस पिच पर खेलकर आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करती रही है और फिर उसी दांव के सहारे दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होना चाहती है। यही वजह है कि जैसे ही बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आया, एक दूसरे की योजनाओं को टारगेट करते हुए जुबानी घमासान शुरू हो गया। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। अर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री में जो फर्क है वो आपको कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी में दिखेगा। ये दालें हैं, तेल है, चाय है, चावल है, सिलेंडर 500 रुपए का है, ये तमाम राहतें हर महीने परिवारों को दी जाए। पहले कहते थे रेवड़ी है ये, अब बीजेपी पापड़ बांट रही है। ये इनकी हार है, इनकी बौखलाहट है। मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था, ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है। अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बात हैं। माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल दिल से इस नारे को सपोर्ट कर रही हूँ ना। इस बार अगर दिल्ली के लोग बटे और गलती से भाजपा जीती तो जो 10 साल से सुविधाएं मिल रही है ना वो सब कट जाएगा। तो इस बार दिल्ली के लोग एक साथ हैं। आज हमने आपके लिए रेवड़ी कल्चर के चरित्र का एक चार्ट भी तैयार किया है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि रेवड़ी कल्चर के 2 अलग-अलग पहलू क्या हैं। रेवड़ी कल्चर में मुफ्त की योजनाओं के वादे होते हैं, दूसरी तरफ इसके पीछे सरकार बनाने की मंशा होती है।
मुफ्त की योजनाओं से जनता को लुभाने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ आर्थिक खजाने पर बोझ बढ़ता है। बिजली पानी जैसी बुनियादी चीजें फ्री देने का दांव होता है। दूसरी तरफ इस आदत की वजह से राज्य सरकारें कर्ज के जाल में फंसती जाती हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनावी वादों की बहार है। बीजेपी के संकल्प पत्र के बीच हमने दिल्ली के चुनावी रण में उतरी सभी पार्टियों के वादों की एक फाइल तैयार की है, ताकि आपको पता चल सके कि कमोबेश तीनों दल मुफ्त वाले मॉडल को लेकर एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि किसकी चुनावी रेवड़ी कितनी मीठी है और किसके एजेंडे में कौन सा वर्ग सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। पाँच साल बाद फिर जनता की चौखट पर खड़ी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में वादों की झड़ी लगा दी है। चुनावी रण में फ्री वाली रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। आज बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र हो या कांग्रेस की गारंटी या फिर आम आदमी पार्टी के वादे, इनमें काफी कुछ कॉमन दिखता है। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। कांग्रेस ने प्यारी दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही है। और आज बीजेपी ने भी महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। पार्टियों ने फ्री वाले वादों की सेल लगा रखी है। कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहा है, तो कोई सिलेंडर पर सब्सिडी घटा रहा है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बीजेपी ने होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा, 20,000 लीटर फ्री पानी, 200 यूनिट फ्री बिजली जारी रखने का वादा पहले ही कर चुकी है। पार्टियों को फ्रीबीज वाले फंडे में जीत की चमक दिख रही है। हर पार्टी फ्रीबीज वाली रेस में अव्वल रहने के लिए दौड़ लगा रही है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि 25 लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। बीजेपी ने भी 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा देने का आज वादा किया है। अब जनता को ये तय करना है कि उसे किसके वादों पर भरोसा है और किसे वो दिल्ली के सिंहासन पर बिठाते हैं। इस रेवड़ी कल्चर पर हमें 7 जनवरी को देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से की गई टिप्पणी याद आ रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा है, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन के लिए पैसा नहीं है। यानी सरकारें सिर्फ सत्ता देखती है, योजनाओं से पड़ने वाले आर्थिक खर्च की अनदेखी कर देती है, जो देश के आर्थिक ढांचे के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।